और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। उत्तर प्रदेश फिरका परस्ती की वारदात को लेकर फिर सुर्खियों में आ गया है। उन्नाव में मदरसे के तलबा की बजरंग दल के कारकुनों ने बुरी तरह से पिटाई कर डाली। तलबा का इल्जाम है कि उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बनाया गया और इनकार की सूरत में उनकी पिटाई की गई, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। यूपी में फिरका परस्ती का एक और मामला। उन्नाव में मदरसे के तलबा की बुरी तरह पिटाई। बजरंग दल के कारकुनों ने जय श्री राम का नारा लगाने का बनाया दबाव। मदरसा तालिब इल्म के ये जख्म योगी हुकूमत के नज्म जब्त के दावे पर बदनुमा दाग है। मदरसे के इन तालिब इल्मों की बेबसी दरअसल हुकूमत और पुलिस इंतजामिया की बेबसी है। ये बच्चे इंतजामिया से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों के आगे इंतजामिया बेबस हो जाता है। आखिर क्यों एक मुसलमान को मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों एक मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आखिर क्यों आईने हिंद से मिली मजहब की आजादी का मजाक बनाया जा रहा है। आखिर इन शरपसंद हिंदू तंजीमों पर कब लगाम कसी जाएगी। उन्नाव में GIC मैदान पर क्रिकेट खेल रहे इन मदरसा तलबा पर कुछ बजरंग दल कारकुनों ने जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बनाया। तलबा के इनकार पर इन्हें बैट से बुरी तरह पीटा गया। जब इन तलबा ने वहां से भागने की कोशिश की तो इन पर पथराव किया गया और इनके कपड़े फाड़ दिए गए। कल हम 15-20 लड़के क्रिकेट खेलने के लिए GIC ग्राउंड गए थे। वहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो एक पारी मतलब हम लोग खेल चुके थे। दूसरा मैच शुरू हुआ था हमारा, एक टीम खेल चुकी थी। दूसरी टीम की बारी आने पर कुछ लड़के आए और गाली गलौज करने लगे। 2 बाइकों पर सवार थे, 4 लड़के थे। वो लोग आए और आते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उन्होंने पत्थर उठाकर वार करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने हम लोगों के बल्ले 2 बल्ले थे, दोनों छीने और हम लोगों को मारना शुरू किया और जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा। बोला कि बोल जय श्री राम। तो हम वहाँ से भाग लिए। हमने कहा कि हमारे यहाँ नारा मना है, हम लोग इसलिए वहाँ से भाग लिए। हमने कहा कि अगर पकड़ में आ गए तो ये नारा लगवा लेंगे और मारेंगे, इसलिए हम वहाँ से भाग आए। GIC ग्राउंड रेलवे के पास क्रिकेट खेल रहे थे। 4 लड़के आए बड़े बड़े और उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ। एक झापड़ मारे। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे, ये नारा हमारे यहाँ मना है। इन्हीं के 2 बैट छीने और जो स्टंप लगाते हैं और मारना शुरू किया। कहा बोलो जय श्री राम। इन्होंने कहा नहीं बोलेंगे और मारना शुरू किया। भागे तो फिर उन्होंने जानलेवा हमला किया और पत्थर मारे। पुलिस ने मदरसा दारुल उलूम फैज़ आम के प्रिंसिपल की शिकायत पर फेसबुक अकाउंट से शरपसंदों की पहचान के बाद 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान किसी प्रकार से इन बच्चों के साथ एक झगड़ा हुआ है, जिसमें इनके द्वारा दी गई जो तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जिन 4 शरपसंदों के खिलाफ केस दर्ज किया है, इनमें आदित्य शुक्ला, क्रांति, कमल राठौर और एक नामालूम शख्स का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं उन्नाव में मदरसे के बच्चों को पीटने का मामला है कि तूल पकड़ता जा रहा है। मदरसा इंतजामिया का इल्जाम है कि जय श्री राम के नारे न लगाने पर मदरसे के बच्चों की पिटाई की गई है। उधर बीजेपी का कहना है कि सच का पर्दाफाश किया जाएगा, जबकि पुलिस इसे क्रिकेट मैच के तनाजे से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और हालात पर भी नजर बनाए हुए है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया या जिन लोगों ने इस तरह के काम अंजाम दिए हैं, यकीनन वो मुजरिम हैं और उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी जो है उन्हें सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त उन्हें सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई काम कोई न कर सके। अरे हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पर बोलने कहे कुछ कहे वो नहीं चलने वाली है। जो सच है उसका पर्दाफाश किया जाएगा।
कल लगभग 3:30 बजे दारुल उलूम मदरसा के 10-12 बच्चे जीआईसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए थे और वहाँ क्रिकेट खेलने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद दूसरे पक्ष के 4 लड़कों द्वारा इन बच्चों को मारा पीटा गया था, जिसमें 4 बच्चों को चोटें आई थी। इन बच्चों का मेडिकल कराया गया था। उनकी तहरीर पर 3 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना कोतवाली में, और उसमें से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बाकी विवेचना की जा रही है। जहां तक कि जय श्री राम के नारे लगाने वाली बात है, इस बिंदु पर अभी तक जो जांच की गई है उससे ये प्रमाणित नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग और यहाँ की पुलिस जांच कर रही है। थाना कोतवाली में पुलिस बल लगाया गया है। पूरी तरह से शांति व्यवस्था है, कहीं कोई किसी प्रकार का अब डिस्प्यूट नहीं है। मौके पर नज़र रखी जा रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडियन मुस्लिम्स के ज़ेर इत्माम भोपाल में सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। सिंपोजियम में मुस्लिम दानिश्वरों के साथ साथ आदिवासी और दलितों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और हुजूमी तशद्दुद को एक सेहतमंद माशरे के लिए नासूर से ताबीर किया। खास रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ रहे हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात ने मुसलमानों के साथ दीगर तबक़ात के हसास तबक़े को बेचैन कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडियन मुस्लिम्स एमपी यूनिट के ज़ेरे एहतमाम भोपाल में मुनक़िदा कुल जमाती सिंपोजियम में बड़ी तादाद में दानिश्वरों ने शिरकत की और हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत से सख्त कदम उठाने की मांग की। सिंपोजियम में शामिल दानिश्वरों का मानना है कि हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात के पीछे कहीं न कहीं वोट की सियासत जुड़ी हुई है, इसलिए सियासी जमातें इसके साथ कहीं न कहीं खड़ी दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान के लोग जो है वो डर और खौफ के जिंदगी गुजारें और यहाँ पर जो है वो उन लोगों को खुली छूट दे दी जाए जो जहर उगलते रहते हैं। इस देश के आम नागरिकों को खड़ा होना पड़ेगा। जब सरकारें फेल हो जाती हैं तब नागरिक की बारी है, तो वो हमको एक फर्ज अदा करना है अपने संविधान के प्रति, क्योंकि संविधान हमने अपने आप को दिया। हम भारत के नागरिक, हम अपने आप को ये संविधान देते हैं। तो जब हमने ये संविधान अपने आप को दिया तो हमारा फर्ज ये बनता है कि संविधान के रक्षा के लिए हम खड़े हो जाए। सिंपोजियम में दानिश्वरों ने गाय को कौमी जानवर तस्लीम करने और इसका गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। हमारा मुतालबा है कि ऐसे बयानात को, ऐसी तकरीरों पर रोक लगनी चाहिए और दूसरी तरह एक कानून बनना चाहिए। आज गांव कुशी के मामलात होते हैं और उसी पे बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। हमारा मुतालबा है कि गाय के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। मुल्क में कहीं भी गाय का ज़बिया नहीं होना चाहिए। सारे स्लॉटर हाउस जिसमें गाय काटी जाती है बंद होना चाहिए और जो लोग पालते हैं गाय उनको आखिर वक्त तक पालना चाहिए। गाय पालने वाले अगर गाय को बेचते हैं उन पे भी सजा होना चाहिए। सिंपोजियम में दानिश्वरों ने हुकूमत से हुजूमी तशद्दुद के लिए न सिर्फ सख्त कानून बनाने बल्कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को चैलेंज कर रही मरकजी हुकूमत को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के लिए मजीद इंतजार करना होगा। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर समाअत से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि एएमयू के अक़लियती किरदार से मुताल्लिक़ मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस केस के फैसले के बाद ही जामिया मिलिया इस्लामिया के केस की समाअत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि एएमयू के अक़लियती किरदार से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत कर रही है। की सुनवाई कल हो रही थी, कल डेट फिक्स थी रेगुलर हियरिंग के लिए मैटर्स की। कोर्ट की नज़र में ये बात लाई गई, सामने ये बात लाई गई कि कोर्ट ने अजीज़ बादशाह के जजमेंट को फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र कर दिया सिविल बेंच में, और चूंकि यहाँ भी उसके इंटरप्रिटेशन का इशू है हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के माइनॉरिटी स्टेटस के केस में भी, इसलिए कोर्ट का ये व्यू था कि जब तक वो मैटर डिसाइड होता है उसके बाद जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। 1967 का अजीज़ बादशाह जजमेंट कहता है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए किया गया था, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा नहीं है। लेकिन जामिया के मामले में ये अलग है क्योंकि जामिया का क़याम यूनिवर्सिटी के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुखालफत में किया गया था।
जिसको 1988 में पार्लियामेंट एक्ट से एक तरह से दर्जा दिया गया है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में नमाज जुमे के बाद जमातुल कुरैश तंजीम ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस्मत रेजी के कुसवा जीवानो उर्फ सिकंदर को फांसी दिए जाने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर यह भी जोर दिया गया कि इस्मत रेजी के मामलों पर मजहब की सियासत करने से गुरेज किया जाना चाहिए। देखिए, ये जो मामला हुआ है और ऐसे कई मामले होते रहते हैं, इसलिए हमारा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से सिर्फ एक मांग है कि बलात्कारी जो भी है उसकी सज़ा जो है कम से कम उसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए। फांसी की सज़ा ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो देश और प्रदेश का अमन और चैन जो है, सौहार्द जो आपस का है, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं और ऐसे तरह के जो घिनौनी हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम निर्धारित दिन के लिए फांसी की सज़ा होना चाहिए। कैसे दी जानी चाहिए? आपने यहाँ जुमे की नमाज का वक्त क्यों चुना, क्या संदेश देना चाहते? देखिए, जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन मामलों को धर्म से जोड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आपने देखा कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली गई, शास्त्री नगर में जब ये मामला हुआ ताजा, तो उस मामले को भी सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई और अभी भी कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी मामला सांप्रदायिक बने। हम लोग बिल्कुल इससे कहते हैं, ना तो अपराधी का धर्म है ना पीड़ित का धर्म है, सिर्फ इंसाफ की बात होनी चाहिए, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। कठुआ में जो इंसाफ आया, उम्र कैद आया, हम उसकी मुखालफत करते हैं। उम्र कैद से हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, अपराधी में डर होना चाहिए। हलाल सरमायाकारी के नाम पर IMA कंपनी की धोखाधड़ी के मामले में SIT ने कई अहम शख्सियात को गिरफ्तार किया है। शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। IMA कंपनी की धोखाधड़ी के बाद एक जानिब हजारों खानदान परेशान हैं, इंसाफ के मुंतजिर हैं, वहीं दूसरी तरफ अहम शख्सियात की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। इस मामले की जांच कर रही SIT ने रियासत के मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीजी को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना हनीफ अफसर अजीजी मस्जिद व्यापारिया के खतीब और इमाम हैं। SIT के मुताबिक साल 2017 में मौलाना हनीफ अफसर अजीजी को IMA कंपनी से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की मालियत का एक घर तोहफे में मिला है। बेंगलुरु के HBR लेआउट में ये मकान मौजूद है। SIT ने कहा है कि मौलाना हनीफ अफसर अजीजी ने अवाम को IMA कंपनी की जानिब राग़िब किया। मौलाना की बात मानकर ही हजारों अफराद ने IMA कंपनी में अपना पैसा लगाया। खुसूसी पुलिस टीम ने यह भी कहा कि मौलाना हनीफ अफसर अजीजी ने अवाम के मजहबी जज्बात का गलत फायदा उठाते हुए मासूम लोगों को IMA कंपनी में पैसा लगवाने की तरगीब दी और उन्हें गुमराह किया। SIT ने कहा है कि इस सिलसिले में तहकीकात तेजी के साथ जारी हैं। वाज़ेह रहे कि IMA धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने बेंगलुरु नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर विजय शंकर, असिस्टेंट कमिश्नर नागराज, BBMP के नामजद कॉर्पोरेटर मुजाहिद समेत अब तक 18 अफराद को गिरफ्तार किया है और इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। जिला लातूर के शहर उदगीर में अल अमीन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की जानिब से तलबा में दीनी शऊर को फरोग देने के लिए 2 साला इस्लामिक कोर्स चलाया जा रहा है। कोर्स के इख्तिताम पर इम्तिहान भी लिया गया और इसमें गैर मुस्लिम तालिबात ने पहला, दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल किया। इन तालिबात को इदारे की तरफ से इनामात से भी नवाजा गया। 2 साला कोर्स में तलबा व तालिबात के अलावा घरेलू खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर दाखिला लिया था। इसमें श्रुति कोटिकवार ने 98%, निकिता मठप्पी ने 97% और अवंतिका ने 94% हासिल करके पहला, दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल किया। कर्नाटक बोर्ड के तहत इस साल 15,600 तलबा ने रियासत भर से शिरकत की, जिसमें उदगीर से 400 के करीब तलबा व तालिबात शामिल रहे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के LG को एक फहरिस्त दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में 54 मस्जिदें और कब्रिस्तान सरकारी आराजी पर गैर कानूनी तरीके से तामीर करवाई गई हैं। प्रवेश वर्मा की इस लिस्ट पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम के मुताबिक प्रवेश वर्मा ने जल्दबाजी में ये फहरिस्त तैयार की है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने दावा किया कि कमीशन की जानिब से तश्कील करदा कमेटी से प्रवेश वर्मा ने मुलाकात से ही इनकार कर दिया है।
मगरबी दिल्ली से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने गैर कानूनी मस्जिदों का दिल्ली में होने पर सवाल उठाया था। कल उन्होंने एक लिस्ट दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी है, लेकिन इस मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन भी एक जांच करा रहा था। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग जांच करा रहे थे, वो लिस्ट भी शायद आपके पास आई होगी, क्या रिएक्शन है आपका उसको देख के? ये असल रिएक्शन तो हमारी जो कमेटी है वो जिम्मेदार लोगों की कमेटी है, वो तय करेगी। लेकिन असल में ये घबराहट में उन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें बहुत सी गलतियां हैं। उसमें कब्रिस्तान है, उसको मस्जिद बताया हुआ है, मज़ार है, उसको मस्जिद बताया हुआ है। और एक और बात बता दूं कि उसमें एक मस्जिद ऐसी भी है जिसकी दीवार खुद परवेश वर्मा के वालिद साहब ने खड़े होकर बनाई थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे, साहिब सिंह वर्मा। तो वो लिस्ट जो है सही नहीं है, और उसमें ऐसी भी मस्जिद हैं जो बहुत ही पुरानी हैं। बस ऐसी जल्दबाजी में उन्होंने करके अपनी खाना पूरी की है, और हमारी कमेटी इसको जांच कर रही है। ज़रा इंतज़ार कर लीजिए, 10-15 दिन में हम आपके सामने वो सब चीज़ें तफसील से रखेंगे और बताएंगे कि मस्जिदें नहीं बल्कि कुछ और चीज़ें बन रही हैं। और अगर एक मस्जिद बन रही है तो 10 मंदिर बन रहा है, हकीकत में यह है। तो वो सब चीज़ें सामने लाएंगे अगर गलती है, और अगर गैर कानूनी कब्ज़ा सरकारी ज़मीनों पर हो रहा है तो सबको हटना चाहिए। किसी एक मजहब, किसी एक समाज के लोगों को उसमें जोड़ना ये गलत है। क्या कोई उधार चुकाने के लिए 22 बरसों के बाद 7 समुद्र पार से भी आ सकता है? अमूमन ऐसा हमने किस्से कहानियों में ही सुना है, लेकिन डॉक्टर रफीक ज़करिया की बरसी के मौके पर आज़ाद कॉलेज के तलबा व तालिबात की तवज्जो का मरकज कोई और नहीं बल्कि कीनिया के वजीर खारजा और रुकने पार्लियामेंट रिचर्ड डोंगी रहे। जी हाँ, रिचर्ड ने आज़ाद कॉलेज से तालीम हासिल की और 22 बरस के बाद वो अपनी दरसगाह पहुंचे, वो भी पड़ोसी के 250 रुपये बकाया अदा करने। खास रिपोर्ट। मौलाना आजाद कॉलेज की इस तकरीब में सबकी तवज्जो का मरकज बनी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि कीनिया के वजीर खारजा और रुकने पार्लियामान रिचर्ड डोंगी है। डोंगी ने आजाद कॉलेज से तालीम हासिल की और आज वो कीनिया में वजीर खारजा के ओहदे पर फायज हैं। लेकिन तालिब इल्म के जमाने में डोंगी को नामसाइद हालात का सामना रहा। इस अरसे में डोंगी के पड़ोसी काशीनाथ गावली, जो के वानखेड़े नगर में रहते थे, गावली ने डोंगी की मदद की थी। ताहम 250 रुपए का उधार चुकाए बगैर डोंगी कीनिया चले गए थे। लेकिन 22 साल के तवील अरसे में बहुत कुछ बदल गया और डोंगी वजीर खारजा की हैसियत से हिंदुस्तान दौरे पर आए। दिल्ली में जरूरी मसरूफियात के बाद डोंगी ने औरंगाबाद का रुख किया। हालांकि उन्हें गावली का घर तलाश करने में दुश्वारी आई, लेकिन आखिरकार मुलाकात हो गई। गावली के अफराद खानदान भी इस बात से वाकिफ नहीं थे। तब डोंगी ने उन्हें पूरी तफसीलात से आगाह किया और 250 रुपए का बकाया 250 यूरो की शक्ल में किया। कॉम भी किया, उसके बाद में DCA भी यहाँ से किए। और उनके साथ में जब थे तो वो वक्त में ऐसा था कि कीनियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, एंड ही वाज वन ऑफ द सीनियर मतलब स्टूडेंट्स थे। वो कासा के मेंबर भी थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। कासा या तो कीनियन जो स्टूडेंट्स की एसोसिएशन थी उसके एक्टिव मेंबर भी थे और एज ए स्टूडेंट रहे। लेकिन उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद में वो बैंकर रहे, चूँकि इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। उसके बाद में ही हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 2 बार चुनकर आए हैं। 22 years later, I had a debt I had not paid. Somebody gave me some food and I had not paid for 22 years. So when I married my wife, Dr. Stella, I promised that someday we'll have to go to India and look for my debt, my person that I owe. I pay him back. And the first thing we did when we came here is to look for that person. He paid me in rupees, 250 rupees. I've come to pay back in euros. प्रोग्राम में रिचर्ड डोंगी ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और उस वक्त के तालीमी माहौल की दिल खोल कर तारीफ की। इसके अलावा डोंगी ने हिंदुस्तान दौरे की तफसीलात से आगाह किया और वजीर आजम मोदी को एक मुतासिर कुन शख्सियत बताया। अपने तालिब इल्मी के दौर के साथ ही इम्तियाज जलील के रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने पर डोंगी ने मसरत का इजहार किया और उनके साथ रशाइया की ख्वाहिश जाहिर की। The member of parliament from Aurangabad. He was my classmate. He was a student leader in Indian students. I was a student leader in Kenyan students, African students. Senior trainer. Yes, he was, yes, and I'm so happy that he is now a member of parliament. रिचर्ड डोंगी और उनकी अहलिया ने औरंगाबाद में एक दिन गुजारा और माजी की यादों को ताज़ा किया।
इस दौरे के दौरान डोंगी का गावली को तलाश करना शहरियान और तलबा के लिए एक ऐसी मिसाल कहा जा सकता है जो तामीरी मुआशरे की तश्कील में अहम साबित होता है। डोंगी के मुताबिक मादर इल्मी ही इंसान की किरदार साजी में अहम रोल अदा करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स ने गहलोत हुकूमत के बजट पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मदरसा पैरा टीचर्स को तमाम मुस्लिम अरकान असेंबली ने उनके मसाइल को असेंबली में उठाने का वादा किया था, लेकिन बजट में टीचर्स का एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया। अब मदरसा पैरा टीचर्स ने अपने एहतजाज में शिद्दत लाने और दिल्ली में राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर धरना देने का मंसूबा बनाया है। संविदा सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा और इसका जो है खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारी नियमितीकरण की मांग है और जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो तब तक हमारा मानदेय 25,000 किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में विद्यालय सहायक में सरकार से हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि डबल एजी द्वारा इस पे अच्छी पैरवी करवा के और इस भर्ती को पूर्ण करवाएं। हमें नियमित किया जाए और अगर नियमित जहां तक नहीं होता है हमारे मानदेय कम से कम 25,000 रुपये किया जाए, क्योंकि हमारी ही तरह शिक्षा कर्मी कैडर जो बना हुआ है उनको आज भी हर एक को 16,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि हम लोगों को मात्र 7,200 रुपये। पिछले 5 साल भी एक कमेटी बनी रही, सब कमेटी, और अभी भी सरकार में सब कमेटी बनी हुई है। सब कमेटियां लगातार बनी रहती हैं, उनको लेकर कोई नतीजे सामने नहीं आते हैं। और इस बजट में बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। ना तो मानदेय जो सालाना हर बजट में वर्दी मिलती थी वो मिली है, ना कुछ हुआ है। 7202 रुपये इनका मानदेय भी है। 7500 रुपये आंगनबाड़ी वालों को दे रहे हैं जो 10वीं पास 8वीं पास हैं, 7500 रुपये इनको दे रहे हैं। तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी हुई है। 21 जुलाई से झारखंड के आजमीन हज की रवानगी के पेश नजर तैयारियां उरूज पर हैं। रांची में 9 तामीरशुदा आलीशान हज हाउस से आजमीन हज रवाना होंगे। इस हज हाउस में रियासती हज कमेटी के दफ्तर के क़याम का अमल शुरू हो गया है। वहीं ट्रैफिक के निजाम को भी बेहतर बनाने के मकसद से ट्रैफिक पुलिस ने हज हाउस और रांची एयरपोर्ट का जायजा लिया। हमारे आजमीन हज जिनको जाना है हज में वो यहाँ आ जाएंगे। सब लोगों के रहने का इंतज़ाम यहीं पर हो रहा है। ये हैंड ओवर जो है वो पेपर वर्क खाली बचा हुआ है, बाकी चीज़ें लेकिन हम हैंड ओवर ले ली। आगामी 21 तारीख से हज यात्रियों के पवित्र यात्रा पर जाने की शुरुआत होने वाली है। इसी के मद्देनज़र हम लोग हज हाउस में आए थे और ये मुआयना कर रहे थे कि कहाँ कहाँ गाड़ियों को पार्किंग की जाएगी, बड़ी गाड़ियाँ कहाँ पार्किंग होगी, ताकि हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही जो रांची के निवासी है उनको भी यातायात में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। मुल्क भर में पानी की शदीद किल्लत ने हमें पानी की अहमियत और उसे बचाने की तरफ राग़िब कर दिया है और इस सिलसिले में अवाम के शऊर को बेदार करने में हमारे उलमाए कराम और हमारी मसाजिद शुरू से ही हमारी रहबरी करती रही हैं। शहर हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ शाही मस्जिद बाग आमा में वजू के पानी की हार्वेस्टिंग के जरिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि किस तरह हम पानी की हिफाजत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। मक्का मस्जिद के बाद हैदराबाद के मरकज बाग आमा में वाक़ शाही मस्जिद को शहर की दूसरी सबसे अहम मस्जिद समझा जाता है। इस मस्जिद में हर दिन 5 नमाजों में सैकड़ों और जुमे की नमाज में हजारों लोग नमाज अदा करते हैं। मस्जिद इंतजामिया ने पानी की अहमियत के मद्देनजर ये फैसला किया था कि मस्जिद में वजू के पानी की हार्वेस्टिंग के इंतजाम किए जाएं। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद से इजाजत के बाद मस्जिद के पीछे वाटर हार्वेस्टिंग के माहिरीन से मशवरे के बाद एक गड्ढे की तामीर की गई, जिसमें वजू के बाद खारिज पूरे पानी को जज्ब करने की सलाहियत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम 20 साल पहले बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जितना पानी यहाँ आता है पूरा का पूरा जमीन के अंदर जज्ब करने की पूरी कोशिश की जाती है। हर आदमी जो वजू करता है हजारों लाखों गैलन पानी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। वो पानी बजाय ड्रेनेज में जाने के उसको हम ज़मीन में पहुँचाए, इसका इंतज़ाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब सैयद उमर जलील साहब थे उन्होंने बाज़ाब्ता इसकी तरफ दिलचस्पी लेकर 2 पिट्स यहाँ पर बनाए हैं। 3 साल कबल अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अंजाम दिया गया। उस वक्त लोगों को इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि वो बड़ी ज़रूरत है। चुनाचे जितना पानी यहाँ पर वजू के लिए भी इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट ज़मीन में जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।